हेलो। नमस्ते सभी को। राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन कम्प्लीटली कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आज की क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, वो आता है मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की गति। जहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। आज की क्लास में अपन द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है ना, तो पूरे ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। ठीक है ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जस्ट अभी अपन ने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, जब पढ़ाया था कि बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में m1v1 प्लस होता है हमारे पास में m2v2 प्लस हमारे पास में m3v3 और प्लस डॉट 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 mn bn। ठीक है ना, प्लस डॉट 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 होता है हमारे पास में mn और bn। अगर मास पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया जाए यानी कि m1 और ये हमारे पास में m2, ये हमारे पास में m3 और डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारे पास में mn। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। चलिए इसके बेस पर अपन एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 किलोग्राम मास का एक पार्टिकल्स है जिसकी वेलोसिटी है हमारे पास में 5 मीटर पर सेकंड। जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास में 5 मीटर पर सेकंड है। इसी की डायरेक्शन में या फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोग्राम मास पार्टिकल्स का एक सिस्टम हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है ना, आपने अच्छे ढंग से पता है कि ये हमारे पास में एक्स एक्सेस होती है, ये हमारे पास में वाई एक्सेस होती है। इसको अपन आई कैप बोलते हैं। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो जाएगा उसको अपन माइनस के आई कैप, इसको अपन जे कैप बोलते हैं। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं अपन माइनस के जे कैप। ठीक है ना, कि बाहर की तरफ और एक होता है हमारे पास में अंदर की तरफ। ठीक, तो अब इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो बी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ध्यान से सुने। बी सेंटर ऑफ मास आपको अच्छे ढंग से पता चल गया कि ये क्या है हमारे पास में एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ही होगा सेंटर ऑफ मास। यानी कि बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, m1 b1 लिख दिया, प्लस हमारे पास में m2b2 अपन क्या करूँगा m1 प्लस के m2। ठीक है ना, यहाँ पर m1 कितना 2 kg और m2 कितना है हमारे पास में 3 kg। ठीक है ना, अब b1 का मान आप क्या मानोगे 5 आई कैप, यानी कि बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना लिखोगे m1 यानी 2 इंटू 5 आई कैप। ठीक है ना, प्लस प्लस m2 का मान कितना है हमारे पास में 3 kg और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको लिखोगे माइनस के 2 आई कैप। कितना लिखोगे हमारे पास में माइनस के 2 आई कैप अपॉन 2 प्लस के क्या करोगे 3 कर दोगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमारे पास में बी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा यानी कि 10 आई कैप और माइनस के 6 आई कैप, माइनस के 6 आई कैप अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जिसको आप क्या लिख दोगे, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आई कैप अपॉन क्या हो जाएगा 5। यानी कि ये क्या होगा तुम्हारे पास में बी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? लिखिए, चलो इस क्वेश्चन को लिखो। ठीक है ना, इसके बाद में देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मास पार्टिकल्स, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, साथ के साथ में लिखते जाएं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें और पूरा कंप्लीट फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है जी, पूरा ध्यान से सुने। सेंटर ऑफ मास वाला जो 7 चैप्टर है हमारे पास में, रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडी ऑफ डायनेमिक्स, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास में 2 kg का एक मास पार्टिकल्स है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास में 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अब 4 kg का एक मास पार्टिकल्स है हमारे पास में जिसको आपने कह दिया 4 kg और जिसकी वेलोसिटी हमारे पास में 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, आपको अच्छे ढंग से पता है कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस होगा। इसको आप आई कैप बोलते हो, इसको हमारे पास में क्या बोलोगे जे कैप बोलोगे। ठीक है ना, अब इसके लिए आप क्या लिख दोगे, b1 बराबर आपको लिखना पड़ेगा 4 आई कैप। b1 बराबर क्या लिखोगे 4 आई कैप, b2 बराबर क्या लिखोगे 3 जे कैप, क्योंकि बाई एक्सिस का हमारा है तो बाई एक्सिस के लिए क्या लिखोगे 3 जे कैप और एक्स
एक्सिस के लिए क्या लिखोगे, b1 बराबर 4 आई कैप, ठीक है ना। तो हमारे पास में बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 b1 प्लस क्या होगा हमारे पास में m2 b2 अपॉन हो जाएगा हमारे पास में m1 प्लस के m2। तो बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 kg, ठीक है ना। 2 इंटू b1 का मान कितना है 4 आई कैप, 4 आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है ना। और इसके बाद में प्लस प्लस m2 का मान कितना है हमारे पास में 4, और बाई एक्सिस के लिए b2 का मान कितना हो जाएगा 3 जे कैप, कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 जे कैप अपॉन अपॉन 2 kg प्लस क्या करोगे 4। तो बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 आई कैप हो जाएगा प्लस प्लस 12 जे कैप, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में 6, ठीक है ना। यहाँ तक कोई के लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स। इसके बाद आप इसको सॉल्व आउट कर लेना, और बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जैसे 6 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 4/3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और इसकी वैल्यू हमारे पास में बी सेंटर ऑफ मास की आ जाएगी। क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन से देगा तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अगर मान लेते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में देता तो कितना लिखते, माइनस के जे कैप लिखते। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखता तो क्या लिखते, माइनस के आई कैप लिखते। दोनों की सेम डायरेक्शन दे देता तो दोनों को क्या करते, प्लस के आई कैप डायरेक्शन मान लेते हैं। अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन रहती, एक की डायरेक्शन इधर दूसरे की इधर, तो एक वाले को प्लस के आई कैप दूसरे वाले को माइनस के आई कैप। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिख लिया। इसके बाद में देखो इसके बाद में एक अच्छा वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमारे पास में 4 मास पार्टिकल्स हैं। एक ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। एक मास पार्टिकल m है, दूसरा मास पार्टिकल 2m है, तीसरा मास पार्टिकल 3m है, और चौथा मास पार्टिकल हमारे पास में 4m है, ठीक है ना। इनके प्रत्येक के बीच की जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, वो हमारे पास में b नॉट है। इस टाइप से इसकी क्या है, डायरेक्शंस है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होगी, इसकी डायरेक्शंस होगी। ये x है जिसको आप आई कैप कह सकते हो, ये y है जिसको आप जे कैप कह सकते हो। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है आपको, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुनें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, एक बात बताओ। वही फॉर्मूला बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वाला। अब जो एक्स एक्सिस में है, यानी कि इस वाले के लिए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 0,0, या फिर मैं बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखूंगा m1 b1 लिख दिया भाई। उसके बाद में क्या लिखूंगा m2 b2 प्लस हमारे पास में m3 b3 और प्लस क्या लिखूंगा m4 b4 लिख दिया, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में मास पार्टिकल्स m1 हमारे पास में m2 और ये हमारे पास में m3 और ये हो गया हमारे पास में m4, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में m1 की वैल्यू कितनी m, m2 की वैल्यू कितनी 2m, m3 की वैल्यू कितनी 3m और m4 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4m। b1 की वेलोसिटी कितनी आएगी, b1 की वेलोसिटी को आप क्या मान सकते हो, b नॉट आई कैप, b नॉट आई कैप होगा, एक्स एक्सिस में चल रहा है तो b नॉट आई कैप। m2 की यानी कि b2 की वैल्यू कितनी मानोगे आप, इसके बीच वाला है b नॉट जे कैप, बी नॉट जे कैप। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ऊपर जा रहा है बाई एक्सिस में, तो क्या आ जाएगा बी नॉट जे कैप। b3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है माइनस के बी नॉट आई कैप, क्या आ जाएगा माइनस के बी नॉट आई कैप। b4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास है माइनस के बी नॉट जे कैप, कितनी आ जाएगी भाई माइनस के बी नॉट जे कैप। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना आ जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में m, b1 की वैल्यू कितनी है बी नॉट हमारे पास में आई कैप, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2m और b2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में बी नॉट जे कैप, ठीक है ना। इसके बाद में बी नॉट जे कैप। इसके बाद में हमारे पास में 3m, b3 की वैल्यू कितनी है माइनस के बी नॉट माइनस के बी नॉट आई कैप, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या करोगे 4m और यहाँ क्या लिख दोगे माइनस के बी नॉट जे कैप, ठीक है ना। और अपॉन में m प्लस 2m प्लस हमारे पास में 3m और प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा 4m। फिर यहाँ से क्या सॉल्व करोगे और बी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। समझ गए। बशर्ते आपको एक ही बात याद रखनी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स एक्सिस की तरफ अपन चलेंगे तो आई कैप लेना है, बाई एक्सिस की तरफ चलेंगे तो जे कैप लेना है, ठीक है ना। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा क्या लेना है माइनस के आई कैप। बाई कैप की जे कैप यानी कि बाई एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको माइनस के जे कैप, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको लिखें जब तक। समझ गए।
कोई समस्या यहाँ तक? इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन का, सेंटर ऑफ मास वाला। देखो जी, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। ये मान लेते हैं हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में मान लेते हैं वाई एक्सिस है। तीन मास पार्टिकल्स मान लिए, इस वाले को मैंने मान लिया m, इस वाले को मान लिया मैंने 2m, और इस वाले को मैंने मान लिया 3m। ठीक है ना, इनको अपन ने इस तरीके से मिला दिया, तो तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारे पास में वो क्या है, 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री और ये भी हमारे पास में क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर? अब एक बात बताइए मुझको, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में v0 है, इस वाले की भी v0 है, और इस वाले की भी क्या है हमारे पास में v0 है। पूरे ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ को अपन क्लियरली समझेंगे, ध्यान से सुने। अब इस वाले के लिए अपन कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, है ना, इस वाले के लिए कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो ये वाला क्या है, v0, रिजल्टेंट v0 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, v0 cos 60, और इधर वाला क्या हो जाएगा, v0 sin 60। होगा कि नहीं होगा? एक बार फिर से सुनो, पूरे ध्यान से सुनो। हमारे पास में इसको जैसे मान लिया तुमने बाई एक्सिस मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, एक्सिस मान लिया। इस तरीके से है, ये 2m मास पार्टिकल्स है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में बाई एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारे पास में 60 डिग्री। यही तो है इस वाला। अब ये कितना है तुम्हारे पास में, b0 है। कितना है भाई, b0 है। अब b0 के साथ में b0 थीटा जिसके साथ में बनता है वो क्या होता है हमारे पास में, कॉस। तो ये कितना हो जाएगा, b0 cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, b0 sin 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, b0 अपॉन 2, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, b0 √3/2। ठीक है ना, तो इस वाले के लिए कितने आ जाएंगे हमारे पास में, b0 √3/2, और इस वाले के लिए कितना आ जाएगा, b0/2। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में हमारे पास में, क्योंकि इसके लिए तो फिक्स है, इसके लिए तो क्या लिखोगे आप, b बराबर या फिर b1 बराबर b0 i कैप। इस वाले के लिए कितना लिखना पड़ेगा, b यानी कि 2m लिखोगे। उसके बाद में b0 अपॉन 2 माइनस के i कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, प्लस के 2m, या फिर 2m को बाहर एक बार कॉमन ले लिया है 2m, और प्लस के बाई एक्सिस में भी तो लिखना पड़ेगा b0 √3/2, और ये कितना लिखेगा, तो लिखना पड़ेगा तुमको j कैप। ठीक है ना, समझ गए? एक बार फिर से सुनो, हमारे पास में अगर कंपोनेंट बनवा रहा है, कंपोनेंट दे देता है, एंगल दे देता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब कंपोनेंट आपने बनाए 60 डिग्री वाले, थीटा जिसके साथ में बन रहा है वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, cos थीटा। तो क्या कहलाएगा हमारे पास में, b0 cos 60, ये कितना हो जाएगा, b0 sin 60। ठीक है ना, 2m वाला फिनिश। अब इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में 3m वाला। अब 3m वाले के लिए आपने इस वाले एक्सिस को माना है, यानी कि ये कितना एंगल, और ये कितना बनेगा तुम्हारे पास में, इसको मान लिया तुमने बाई, ये तो हो जाएगा बाई, और ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स, जिसको आप क्या कहोगे माइनस के आई कैप, और उसको क्या कहोगे, माइनस के जे कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलोगे, माइनस के आई कैप। बाई की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको क्या बोलोगे, माइनस के जे कैप। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला कितना होगा हमारे पास में, b0/2। ठीक है ना, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b0 √3/2। ठीक है ना, सेम है, cos 60, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, sin 60। ठीक, अब b सेंटर ऑफ मास इजकल टू क्या होगा, ध्यान से सुने, यानी कि इसको क्या लिखोगे, m b0 i कैप, m b0 i कैप हो जाएगा। उसके बाद में क्या करोगे, 2m वाले के लिए 2 आएंगे, 2m लिख दिया। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, b0/2, ये हो जाएगा i कैप। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा, b0 √3/2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, j कैप। क्लियर जहाँ तक? उसके बाद में क्या करोगे, 3m लिख दिया। 3m के बाद में आप क्या करोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस के b0/2, ये हो जाएगा i कैप, और इसके भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस, और लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, माइनस के b0 √3/2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, j कैप। क्लियर? इसके बाद में आप क्या करोगे, मास पार्टिकल्स को ऐड कर दोगे, m + 2m, और प्लस हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3m। इसके बाद में आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। एक बार फिर से सुनो, पूरा फोकस बोर्ड पर ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपके लिए मास पार्टिकल्स दे दिए जाएँ, 3 दे दिए,
ठीक है ना। जब 3 दे दिए तो तीनों के कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक तो इस वाले के लिए कंपोनेंट बनेगा और एक हमारे पास में इस वाले के लिए कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि इस वाले के लिए जब कंपोनेंट बन रहा है तो ये क्या है, बी नॉट है, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है भाई, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, टोटली क्या है हमारे पास में 90 है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 30 ये हो जाएगा, 30 ये होगा, और टोटली हमारे पास में 90 है तो 30 ये है, तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री होगा, ठीक। तो ये एंगल कितना बचेगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री हो गया। कैसे हुआ, एक बार फिर से सुनो, ये मास पार्टिकल्स है मान लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तुम्हारे पास में 60 डिग्री। आपने इसको क्या कह दिया, बाई एक्सिस कह दिया, इसको आपने क्या कह दिया, एक्स एक्सिस कह दिया, ठीक है ना। कहने के बाद में अब आप क्या कह रहे हो, अब यहाँ पर दोनों को आपने कॉमन लिया है तो ये कितना एंगल बचेगा तुम्हारे पास में 630। अब ये कंप्लीटली कितने का एंगल बना रहा है, 90 का बना रहा है, तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, बी नॉट थीटा जिसके साथ में बन रहा है बी नॉट कॉस 60, यानी कि कितना आ जाएगा बी नॉट बाई 2, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बाई एक्सिस वाले में क्या होगा, बी नॉट साइन 60, वो कितना हो जाएगा, बी नॉट रूट 3 बाई 2। उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए क्या जाएगा, माइनस के आई कैप होगा, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के जे कैप। क्लियर, ठीक है। ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखो, कंप्लीटली सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। ये माइनस का आई कैप वाला है, ध्यान से सुनना है, ठीक। इसके बाद में एक क्वेश्चन है उसको देखो। इसके बाद में देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। अब आप कैसा भी क्वेश्चन आए कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, एक आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी है कि क्वेश्चंस किस टाइप से हमारे पास में होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मास पार्टिकल्स है जो यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और सेम मास पार्टिकल से भी यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास में अपोजिट है और सेम वेलोसिटी है। लेकिन ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, बी तो 0 हो गया, क्योंकि आप क्या करोगे m1, बी सेंटर ऑफ मास 0 कैसे हो जाएगा, बी सेंटर ऑफ मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 b1 प्लस क्या करते हैं m2 b2 अपॉन क्या लिखोगे m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, m1, m है हमारे पास में u, b1 यानी कि इसको u मान लिया, तो ये मान लेते हैं माइनस के u आई कैप, ठीक है ना, प्लस m u, ये हो जाएगा, सॉरी u माइनस के u नीचे वाले को माना है तो कितना हो जाएगा u जे कैप, और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस के जे कैप, अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2m हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। लेकिन ए सेंटर ऑफ मास निकलेगा, तो ए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि m1g, यानी कि m1a1 आपके लिए फॉर्मूला है m1a1 प्लस हमारे पास में m2a2 अपॉन क्या करोगे m1 प्लस के m2, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m, और m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, स्मॉल m, तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा m, a1 की जगह क्या लिखोगे g, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे m, इसके लिए क्या लिखोगे g, और अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस m, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2mg अपॉन क्या हो जाएगा 2m, इससे दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास में g, ठीक है ना। ये क्या निकलेगा, ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारे पास में माइनस की जी आ जाएगी। क्लियर, लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास में है अगला क्वेश्चन। मान लेते हैं कि सेम मास पार्टिकल्स हैं,
या फिर दो अपोजिट हैं, एक m1 है एक m2, इसको आपने m1 मान लिया, इसको आपने m2 मान लिया, ठीक है ना। तो इस वाले की डायरेक्शंस तो इधर की तरफ है, इस वाले की डायरेक्शंस हमारे पास में इधर की तरफ है। तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1a1 प्लस क्या लिखोगे m2a2 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, m1 प्लस के m2। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिख लोगे। तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा g, क्योंकि दोनों के लिए सेम है m1 m1, तो ये और जिसकी डायरेक्शंस क्या होगी नीचे की तरफ, ठीक है ना। इस वालों को भी आप याद रख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा वाला, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है भाई, तभी समझ में आएगा, ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं हमारे पास में एक इस तरीके से क्या है, एक आधार है, ठीक है ना, बेस है, जिससे अपन ने एक ब्लॉक को लटकाया, यानी कि एक चकती या घिरनी को लटका दिया है, जिस पर दो मास पार्टिकल्स, मैंने एक को जोड़ दिया m1 और दूसरे को जोड़ दिया अपन ने m2। अब m2 का मास हम क्या है हमारे पास में ज़्यादा है, m2 मास पार्टिकल्स का m1 की तुलना में क्या है हमारे पास में ज़्यादा है। जब m2 का मास ज़्यादा है तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ आएगा और ये m1 मास पार्टिकल्स ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये हमारे पास में ऊपर की तरफ जाएगा। आपको अच्छे ढंग से पता है ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ए सेंटर ऑफ मास या फिर कंप्लीटली ए क्या होगा, m2g या फिर m2g माइनस के m1a अपॉन क्या करोगे m1 या फिर m2 प्लस के क्या कर दोगे m1, करोगे कि नहीं करोगे। यानी कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारे पास में दो इक्वेशन पड़ेंगी, NLM के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ से ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा ए बराबर m2g माइनस के m1g अपॉन m1 प्लस m2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 प्लस हमारे पास में m2, ठीक है ना। दोनों में से अपन ने क्या किया, g कॉमन ले लिया, m2 माइनस के m1, इन दोनों में से मैंने क्या किया, g कॉमन ले लिया, क्या बचेगा m1 प्लस के हमारे पास में m2, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, ए की मान आ गया। अब आपको अच्छे ढंग से पता है अपन को तो ए सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो ए सेंटर ऑफ मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुना। ए सेंटर ऑफ मास के लिए यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ए, जिसको आप क्या बोलोगे, प्लस के आई कैप बोल दो, सॉरी प्लस के जे कैप बोल दोगे इसको तो, और इसको क्या बोलोगे माइनस के जे कैप, इसको क्या बोलोगे भाई माइनस के जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में m1 और ये हो जाएगा हमारे पास में ए, ठीक है ना, m1a माइनस ये क्या हो जाएगा m2 और ए अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में m2। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यानी कि m1a माइनस m2a अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे m1, एक मिनट m2 का मास ज़्यादा है तो भाई m2 पहले आएगा, सॉरी m2 का मास ज़्यादा है तो ए सेंटर ऑफ मास में क्या हो जाएगा m2a माइनस m1a अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में m2, ठीक है ना। तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 माइनस के m1 और ये हो जाएगा a अपॉन हो जाएगा हमारे पास में m1 प्लस के क्या हो गया m2। क्लियर। अब ए की वैल्यू यहाँ से देखो, ए का मान ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ए का मान कितना है हमारे पास में m2 माइनस के m1 अपॉन ये क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में m2। ए का मान रखो, ठीक है ना, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना जाएगा m2 माइनस के m1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा हमारे पास में g। तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 माइनस के m1 अपॉन m1 प्लस के m2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास में g। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कंप्लीटली, क्योंकि इसमें वैल्यू दे देगा m1 और m2 के मान दे देगा, ए का मान दे देगा और आपसे सॉल्व करवाएगा कि इसकी ए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। एक बार फिर से सुन लो, हमारे पास में एक बेस है, ठीक है ना, रिजिड बेस, जिस पर अपन ने एक घिरनी को लटका दिया है, जिस पर दो मास पार्टिकल्स हैं, एक का मान m1 है दूसरे का हमारे पास में m2 है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में m2 का मास अगर m1 से ज़्यादा है, अगर m2 का मास m1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन से आएगा, जितने एक्सेलरेशन से ये आएगा उतनी ही ये एक्सेलरेशन से ये आएगा, ठीक है ना। यानी कि जितना ये इसका त्वरण होगा उतना ही हमारे पास में ये इसका त्वरण होगा, एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा हमारे पास में सेम रहेगा, ठीक है ना। और हमारे पास में द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन रस्सी है, वो सारी चीज़ें मानते ही हैं अपन, आपको पता ही है अच्छे ढंग से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा m2g माइनस के m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब ए बराबर m2 माइनस के m1g अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस के m2। अब ए सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारे पास में, ए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि जिस
वाले मास किसका ज़्यादा है, M2A का ज़्यादा है, तो M2A माइनस के M1A अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो ए सेंटर ऑफ मास M2 माइनस के M1 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ से क्या करोगे, ए की वैल्यू रख दोगे, ये हमारे पास में स्क्वायर का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसको आपको खुद को करना है और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं इस टाइप से हमारे पास में एक बेस है, यहाँ पर एक मास पार्टिकल जोड़ दिया आपने, जिसको 2m कह सकते हो या फिर 2 kg कह सकते हो, इसको आपने 3m कह दिया, 3 kg कह दिया, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास बताओ भाई, ए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, कर लेंगे, नॉर्मल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा, M2 माइनस के M1, ठीक है ना। M2 माइनस यानी कि M2, यानी कि इस बात को ध्यान रखना ज़्यादा किसका है, तो M2 माइनस के M1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और ये क्या कर दोगे हमारे पास में G। तो ये सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 यानी कि 3 माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस के 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या आ गया G। तो ये सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में G। तो ये सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास में, G/25, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास में अपोजिट रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। समझ गए, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे वाले क्वेश्चन से ध्यान से सुनते जाएं। एक बेहतरीन प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो, स्लाइडिंग प्लेन वाली प्रॉब्लम्स है। हाँ, स्लाइडिंग प्लेन है जहाँ पे हमारे पास में थीटा एंगल पर बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारे पास में कितनी होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुने, ये इस टाइप से है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास में एक स्लाइडिंग प्लेन है, ठीक है। एक बड़ा चित्र बना देते हैं, थोड़ा इसमें कंपोनेंट बनेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक, ठीक है ना। ये मास पार्टिकल्स यहाँ पर है m, और एक मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है स्मॉल m, ठीक। अब यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी एंगल आप थीटा मान सकते हो, ठीक है ना, मानना चाहो तो, है ना। अगर नहीं मानना है तो ये मान लेते हैं हमारे पास में 90 माइनस के थीटा होगा, इस वाले को आपने 90 मान लिया है, ठीक है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब इस वाले के लिए आपने एक एक्स एक्सिस मान ली, और इस वाले के लिए आपने क्या किया, बाई एक्सिस मान ली, ठीक है ना। इस वाले के लिए एक्स एक्सिस और इस वाले के लिए आपने क्या किया, बाई एक्सिस मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में आपको अच्छे ढंग से पता है कि अब अपन क्या कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा हमारे पास में, थीटा होगा। अब एक चीज़ उसने मेंशन की हुई है क्वेश्चंस के अंदर, ये मास पार्टिकल्स इधर की तरफ जी साइन थीटा से आ रहा है, ये मास पार्टिकल्स इधर की तरफ जी साइन थीटा से आ रहा है, ठीक है ना। और ये मास पार्टिकल्स इधर की तरफ हमारे पास में जी कॉस थीटा से आ रहा है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास पूछा है, सेंटर ऑफ मास कितना होगा एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि ए सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में थीटा है, थीटा जिसके साथ में बन रहा है ये जी साइन थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा जिसके साथ में बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो हमारे पास में कॉस कहलाएगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये बाई एक्सिस हो जाएगा, जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस एक और रहेगा डॉट साइन थीटा, क्योंकि दो बार आएगा, ये कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा कॉस थीटा, ये जी साइन थीटा और इंटू थीटा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, जी साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा भाई, जी साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में इसके लिए निकालोगे, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स एक्सिस वाला, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा होगा भाई, ये भी 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस के थीटा है तो ये भी 90 माइनस के थीटा होगा, कुछ ही मान सकते हो, थीटा 1 थीटा 2 मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, मैं नॉर्मली आप लोगों के लिए थीटा और 90 माइनस के थीटा ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, जी कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा,
क्योंकि थीटा जिसके साथ में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है। कितना है हमारे पास में 90 माइनस के थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा। कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। एक वाले के लिए ये हो जाएगा जी साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास में कॉस थीटा। अब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा हमारे पास में क्या, कौन सा बनेगा, इसके लिए बनेगा, ध्यान से सुनो, जी कॉस थीटा वाले के लिए कंपोनेंट बनेगा जी कॉस थीटा और प्लस साइन 90 माइनस के थीटा। होगा कि नहीं होगा, जी साइन 90 माइनस के थीटा, क्योंकि इस वाले के लिए कितना बन जाएगा, साइन। तो जी हमारे पास में कॉस थीटा, ये करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कंपोनेंट तो ये आया, एक कंपोनेंट हमारे पास में ये आया, और एक कंपोनेंट हमारे पास में ये आया, ये चारों कंपोनेंट आ गए। अब इन दोनों की तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों सिमिलर भी हैं, तो दोनों आपस में हट जाएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट है अब ये किस में है, कंप्लीटली बाई एक्सिस में है। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट तो क्या हो गया हमारे पास में, हट गया। तो ये सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस, यानी कि m1a1 एक्स डायरेक्शन वाला प्लस m2a2 एक्स डायरेक्शन वाला। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, m1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी, m ही है, और कितना होगा, जी साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, जी यानी कि हमारे पास में कितना हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो माइनस तो आएगा ही नहीं, प्लस हमारे पास में माइनस, सॉरी प्लस ही रहेगा जी, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में 2m। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, ध्यान से सुनते जाएं समझते जाएं, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ये सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद में, ये सेंटर ऑफ मास के लिए आपने क्या किया, एम जी, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास में g/2। ये सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा हमारे पास में, g/2। अब इसके लिए वैल्यू चेंज कर सकता है आप लोगों के लिए, m का मान दे दिया, इस वाले के लिए इधर के लिए जैसे मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर वाला दे दिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला दे दिया, थीटा की वैल्यू 37 दे दी, 53 दे दी, 90 दे दी, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है, वैल्यू चेंज करवाएगा, लेकिन प्रोसीजर जो है क्वेश्चंस का वो इसी टाइप से रहेगा, ठीक है ना। एक बार ध्यान से सुना, इसको समझने की कोशिश करें, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कंपोनेंट अपन को इस टाइप से बनाने हैं कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में इस वाले को तो आपने बोल दिया आई कैप, इस वाले को बोल दिया माइनस के आई कैप, इस वाले के लिए जे कैप, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के जे कैप। बस इतनी सी बात याद रखनी है, और हमको बस एक्सिस के अकॉर्डिंग चलना है, इस तरीके से कभी नहीं चल सकते अपन। अगर इस टाइप से और एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट बना लोगे आप, जो भी है कॉस थीटा, इस वाले के लिए कंपोनेंट बना लोगे, ठीक है ना। समझ गए जहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। लिखो इस क्वेश्चंस को, लिखो ध्यान से लिखो, समझते जाओ एक एक क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मान लेते हैं हमारे पास में 2 किलोग्राम का ये मास पार्टिकल्स है, जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। अब ये 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। एक t=0 पर और u=0 पर एक 3 kg मास पार्टिकल को रेस्ट से क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। रेस्ट से क्या करें अपन, छोड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 100 मीटर। कितनी है भाई, 100 मीटर है, ठीक है ना। अब इसके बाद में पूछ रहा है द्रव्यमान केंद्र द्वारा, द्रव्यमान केंद्र द्वारा, द्रव्यमान केंद्र द्वारा प्राप्त की गई, द्रव्यमान केंद्र द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम
प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करेंगे, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। द्रव्यमान केंद्र द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। कहाँ से, धरातल से। धरातल से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है आपको, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। कैसे करेंगे खुद सोचो एक बार। क्या आपको अच्छे ढंग से पता है बी सेंटर ऑफ मास। अब बी सेंटर ऑफ मास में अपन चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी वेलोसिटी तो दे रखी है तुम्हारे लिए 0, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है तुम्हारे पास में 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको अच्छे ढंग से पता है एक ही एक्सिस पर है, यानी कि बाई एक्सिस में ही बनेगा। लेकिन हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 b1, है ना। और क्या करोगे, m2 b2 अपन क्या लिख दोगे, m1 प्लस के क्या कर दोगे, m2 माइनस लोगे, यानी कि बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 यानी कि 2 kg, यानी कि b1 का मान कितना है हमारे पास में b, और ये कितना हो जाएगा आई कैप, यानी कि प्लस के आई कैप, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। m2 का मान कितना है 3 kg, और b2 का मान कितना है 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस के जे वाला। m1 m2 यानी कि 2, और प्लस कितना है हमारे पास में 3। तो बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/5, यानी कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा भाई, 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर, 8 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि आपके लिए अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, तो h इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, u² अपॉन 2g होता है, ठीक है ना। कितना होता है भाई, u²/2g मैक्सिमम हाइट। तो h बराबर u का मान कितना दिया है, 8 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू अपन ने कितनी लिख दी, 10, लगभग 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो h बराबर 64/20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, लगभग 3.2 मीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 3.2। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास में सेंटर ऑफ मास है, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो उसकी हाइट कितनी होगी 3.2, यानी कि 3.2 से मीटर और हमारे पास में करेगा, उसके बाद में नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 किलोग्राम का मास पार्टिकल्स नीचे आ रहा है, और हमारे पास में 2 किलोग्राम का मास पार्टिकल्स ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे, दोनों द्रव्यमान केंद्र द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई हमारे पास में 3.2 रहेगी, लेकिन दोनों का जब आप निकालोगे, दोनों का आप बाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे, तो लगभग 60 डिग्री के समथिंग आएगा, ठीक है ना। 60 डिग्री के समथिंग आएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यानी कि RCM की वैल्यू निकालोगे तो। अब ये क्या है तुम्हारे पास में, ठीक। तो इसमें 60 डिग्री में क्या करोगे, ऐड कर दोगे 60 प्लस 3.2, तो कितना हो जाएगा 63.2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में मीटर, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको लिखो आराम से आसानी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ठीक है ना। x/cm निकाल लेना भाई, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 दे रखे हैं, इसके 0,100 हो जाएंगे, उसे निकाल लेना। अपन ने बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 60 आएगा इसका, और उसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। एक क्वेश्चंस और है अच्छा वाला, ध्यान से सुनना है उसको, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें, ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, तो इनको पूरे ध्यान से सुने और खुद से करने की कोशिश करें एक बार खुद से, है ना। एक क्वेश्चंस और देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास में ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक मास पार्टिकल्स है 2 किलोग्राम का, जिसका मास कितना दिया है भाई 2 किलोग्राम, ठीक है ना। अब इसकी वेलोसिटी है 5, इसकी वेलोसिटी दे दी है 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है जो कि कितना है 53 है, ठीक। अब हमारे लिए जी और एक मास पार्टिकल्स और है
जो कि इधर की तरफ मोशन कर रहा है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है तुम्हारे पास में 37। कितना बन रहा है भाई? 37। और ये कितना है तुम्हारे पास में? 3 किलोग्राम का है, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी है तुम्हारे पास में 50 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। ये भी t बराबर 0 पर है, और ये भी हमारे पास में t बराबर 0 पर है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लो। द द्रव्यमान केंद्र के द्वारा द्रव्यमान केंद्र के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई प्राप्त अधिकतम ऊंचाई प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। द्रव्यमान केंद्र के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक बार कोशिश तुम खुद से करो इस क्वेश्चन को, कैसे होगा, ठीक है ना। कंपोनेंट बनाने भाई, 50 वाला है तो ये कितना हो जाएगा? 50 कॉस 53। ये वाला कितना हो जाएगा? 50 साइन 53 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला होगा हमारे पास में 50 कॉस 37। और ये वाला कितना हो जाएगा? 50 साइन हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई? 37। करोगे? करने की कोशिश करोगे क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करो। उसके बाद में बी सेंटर ऑफ मास निकालोगे। बी सेंटर ऑफ मास निकलने के बाद में एच इजकल टू क्या होता है? बी या फिर यू बाई अपॉन क्या हो जाएगा? जी, ठीक है ना। यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है कि नहीं होता? यू स्क्वायर अपॉन क्या करोगे? 2g कर दोगे। करो तो इसको क्वेश्चंस करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करनी है। एच यानी कि बी सेंटर ऑफ मास बाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देना भाई, है ना। बी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आप क्या करोगे? निकाल लोगे। बाई की वैल्यू निकाल लोगे। बाई का मान यानी कि बी सेंटर ऑफ मास बाई, यानी कि बाई डायरेक्शंस वाला है, ये बाई नहीं है, यानी कि बी सेंटर ऑफ मास बाई डायरेक्शंस वाला। और ठीक है ना, बाई में तो निकलेगा, एक्स में तो कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी हमारे पास में? CMC होगी, ठीक। बाई के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो किस में होगी? इस वाले प्लेन में तो होती है हाइट, ठीक है ना, इस वाले प्लेन में तो होगी नहीं, तो एक्स में तो नहीं चल रहे हैं। हाइट के बारे में डिस्कशन कर रहा है कि अधिकतम हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ तक अपन ने सेंटर ऑफ मास के जो मोशन था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया अपन ने। उसके बेस पर अपन ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको बस एक ही काम करना है कि आपके पास में जो भी बुक्स है, ठीक है ना, या फिर बुक्स नहीं है तो बुक्स परचेज कर लें और उसके क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।